जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वाले हजरात, आपको आवाज स्क्रीन कैमरा साफ नजर आ रहा है? हम फिजिकल क्लास का वेट कर रहे थे कि आवाम इकट्ठी हो, लेकिन ज्यादातर लोग वुजू करने चले गए हैं और अब वो जो है वो जुम्मे के बाद ही आएंगे और जुम्मे के बाद भी उन्होंने आके क्या करना, हाँ अकाउंटिंग की क्लास है ना। अकाउंटिंग तो पास करने पे 4 पेपर पास होते हैं, लॉ पास करने पे तो 1 पेपर पास होगा। आपको एक दिन समझ आएगा कि थ्योरियों के साथ जो आप जुल्म करते हैं ना, फिर थ्योरियां आपके साथ क्या करती हैं। आपको पता है आईकैप में ज्यादा फेलियर रेट थ्योरीज में होता है, इसलिए कि बच्चों को अकाउंटिंग से मोहब्बत होती है, अकाउंटिंग की क्लासें लेते हैं, अकाउंटिंग में जोश दिखाते हैं और थ्योरियों में रुल जाते हैं। चेक करें, वही बात है। मासूम सी आज की क्लास भी तकरीबन देखे ना 40 हो रहे हैं, 12 आधे घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास छोड़ने में लोग इंटरेस्टेड है। चले जी, और मोहब्बत आपको उस क्लास से जो 7 डेज अ वीक है। 7 डेज नहीं है, चल अभी फिलहाल 6 डेज है। आप लोगों ने कल कुछ बहुत मजे मजे की बातें पढ़ी, हम सिर्फ रिपीट करते गए थे चीजों को और कुछ तकरीबन नया नहीं पढ़ा था। अगर आप याद करें तो हमने कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन 3 को कहते हैं, चाहे बेरर हो चाहे ऑर्डर हो। फिर हम लोगों ने बताया था कि नेगोशिएबल किस किस पे अप्लाई करता है, किस पे नहीं करता, एक्सेप्शन वगैरह जनरल डिस्कशन की थी, जिसमें एक गुलदारे वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बस ये वाला पॉइंट आपने जरा जहन में रखना है। देन पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बेरर पे फिर से डिस्कशन थी और नीचे एक आध एक्सेप्शन आपको नजर आ गई थी कि स्टेट बैंक ने हमें क्या किस जगह किस चीज से मना किया है। देन हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफर करना इसको आसान है, कोई भी बंदा इसको आगे ट्रांसफर कर सकता है। अगर तो ये बेयरर है तो जस्ट हैंडओवर करने से ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर ये ऑर्डर है तो साइन करके आगे ट्रांसफर होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझा था एक मासूम होल्डर, एक ऐसा होल्डर जिसको नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक बड़ी खूबसूरत फीचर होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक गंदे बिल को, एक गंदे चेक को, एक गंदे प्रॉमिसरी नोट को साफ बना देता है। इसमें एक जादू होता है, ये ऑटोमेटिकली उसके करैक्टर को साफ कर देता है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन से अगर आपके हाथ में एक ऐसा चेक आया है जो आपसे 3 स्टेप पीछे, फर्ज करें चोरी हुआ था कभी, तो आपने जिस चेक को ट्रेवल किया है, आपने साफ ट्रेवल किया, आप भी ईमानदार माने जाएंगे और आपसे अगले बंदे को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। आप तब अच्छे माने जाएंगे जब आपको ना पता हो उस चोरी के बारे में, तब है आप होल्डर इन ड्यू कोर्स, अदरवाइज आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। तो हमने कहा था कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को टाइटल मिलता है ना, वो साफ मिलता है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स मिलता है। फिर हमने ऑर्डर बेयरर को फिर से देखा था, नहीं ये तो हमने पहले से देखा हुआ है। मेकर, पेई, ड्रॉ, ड्रॉई, जो बातें हमने पहले दिन की थी हमने दोबारा से की। फिर एक्सेप्टर हमने देखा कि ये वो वाला शख्स है जिसको, वो खजांची जिसको आपने कहा कि ये तुम्हारा, तुमने पैसे देने हैं, तो उसने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई अब मैं पैसे दूंगा, तो वो एक्सेप्टर बन गया था। फिर हमने देखा था एक होल्डर होता है, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। होल्डर कहते हैं हर वो शख्स जिसके पास वो है और वो राइट रखता है उसको होल्ड करने का, और उसने पिछले बंदे से पैसे लेने हैं। लेकिन हो सकता है कि उसने ड्यू डेट के बाद पकड़ा हो इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है पहले पकड़ा हो सकता है उसको पता हो पीछे की बेईमानी का, और हो सकता है उसको ना पता हो। तो होल्डर जरा बड़ा वर्ड है, होल्डर हर तरह का होल्डर है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स एक खास किस्म का होल्डर है जो एक तो मेच्योरिटी डेट से पहले पहले, वो जो उसका टाइम उस पे मेंशन है उससे पहले पहले उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट आया हो। दूसरा वो मासूम आदमी हो और उसको ना पता हो पीछे वाली चोरी के बारे में। तो ये सारी बातें हम देखते हैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में आती हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमने देखा, होल्डर होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मेच्योरिटी से पहले ले, रेगुलर कंप्लीट हो, और उसको गुड फेथ में बगैर इस यकीन के कि ये चोरी का है उसके पास हो। तो जब हमने डिफरेंस का टेबल देखा था तो पहले मीनिंग में देखा था, फिर हमने कहा था होल्डर के लिए कंसिडरेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन में फॉर कंसिडरेशन लिखा हुआ है। तो ये धक्के से पॉइंट बनाया हुआ है। हैंग हो गया? नहीं, फ्राइडे वाले दिन हैंग नहीं हो सकता। जी, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? क्या ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है, क्लियर आ रही है? डन। ये सारी बातें हमने पढ़ी और निगोशिएशन की डेफिनेशन भी आप लोगों ने देखी थी। फिर
जब भी ये ट्रांसफर होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स तो ये नेगोशिएशन हो जाती है, और जिस बंदे को वो मिलता है उसको फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स मिलता है, तो कॉमनली नेगोशिएशन हो जाती है। लेकिन अगर एक बंदे को पता हो कि उसमें बेईमानी है, गड़बड़ है, तो उस बंदे को अच्छा टाइटल नॉर्मली नहीं मिलता। जिसको पता हो, जिसको ना पता हो, जो मासूम है, उसको साफ टाइटल मिलता है। जी जनाब, यहां तक जितना हमने पढ़ा उसमें कोई सवाल? बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, ठीक है। बिफोर मैच्योरिटी रिसीव कर दें, लेकिन रिसीव करने के बाद डेट उसकी गुजर जाएगी, उसके पास ही हो। हाँ ठीक है, देखें सिर्फ रिसीव करने के लिए जरूरी है कि आपने वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी से पहले पहले लिया हो। एनकैश बाद में भी करवाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप उसके टेन्योर के बीच में आए हो, चेक जिस दिन बना उसी दिन आपको मिल गया हो। बाकी दो इंस्ट्रूमेंट के केस में जो उनका टेन्योर खत्म होने का टाइम दिया हुआ है, जो भी उस पे, उससे पीछे पीछे आपके पास आया हो, दरमियान में किसी भी टाइम पे। जी जी, नेगोशिएशन का मतलब ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से ट्रांसफर करता है कि वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो अजम्पशन ये है कि होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, मासूम आदमी नहीं है, और उसको पता है, तो फिर नेगोशिएशन नहीं हो सकेगी। क्लियर? जी जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स में अगर पैसे रिकवर करने उसकी मर्जी है, वो ओरिजिनल बंदे को जाके कागज दिखा के उससे पैसे ले ले। ठीक है, अगर ओरिजिनल बंदा पैसे नहीं देगा तो उसके बाद वो जिस मर्जी को क्लेम कर सकता है अपने से पीछे। जी, बात ये है कि मैंने आपके पैसे देने थे और मैंने आपको एक चेक थमा दिया पीछे से आया हुआ, वो चेक इन कैश नहीं हुआ। आप कहेंगे भाई मुझे पीछे वाले का नहीं पता, आप तो मुझे पैसे दो ना, तो मुझे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब मैं आपको पैसे दूंगा तो मुझे दुख होगा कि मैं अपने पैसे कहां से रिकवर करूं, मेरे हाथ में वो कागज है। मैं पीछे वाले से कहूंगा लो भाई तुमने मुझे गलत चेक चिपका दिया, ये पकड़ो और मुझे पैसे दो, तो ये चेन चल पड़ेगी। जी राइट टू सू, देखें होल्डर इन ड्यू कोर्स मासूम है, उसको नहीं पता पीछे बेईमानी हुई है या नहीं हुई। वो समझता है कि सब के सब नेक लोग हैं जो मेरे से पीछे हैं, उससे पीछे 11 लोग हैं। वो 10वें पे केस कर दे, 8वें पे केस कर दे, 5वें पे केस कर दे, उसकी मर्जी, वो जिस मर्जी पे केस कर सकता है। लेकिन जो सादा होल्डर है, जिसमें हमारी असम्पशन ये है कि हो सकता है उसे पता हो डिफॉल्ट का, उसको पता है मेरे से 2 बंदे पीछे चेक चोरी हुआ था, तो ऐसे में जब उसे पता है कि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत आ रहा है, तो जो चोरी होने से पीछे वाले लोग हैं वो उन पे केस नहीं कर सकता। केस करेगा तो अदालत में साबित होगा कि इसको तो पता था चोरी का। जब इसे पता था चोरी का तो इसने वो कागज लिया ही क्यों जिसका टाइटल गलत था। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स चूंकि मासूम है और वो समझता है पीछे वाले सारे साफ हैं, तो वो किसी भी केस कर सकता है। लेकिन जिसको पता हो कि पीछे वाले सारे साफ नहीं है, वो सब पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी उस जुर्म में उतना ही शरीक हो गया, क्योंकि उसको चोरी का पता था और उसने चोरी शुदा चेक आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो उसको ये राइट लॉ नहीं देगा कि वो किसी भी केस कर सकता है। ठीक है जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन में इफ पेबल टू ऑर्डर, देखें हम ये कहते हैं कोई भी बंदा जो फॉर कंसिडरेशन लेता है इंस्ट्रूमेंट, कब? बिफोर इट बिकम ओवर ड्यू। ओवर ड्यू कब होता है? तारीख आने के बाद। एक तारीख होती है ड्यू डेट, मैच्योरिटी, उसके बाद वो ओवर ड्यू हो जाता है। तो हम आसान अल्फाज में कहना चाह रहे हैं जिसने उसकी मैच्योरिटी से पहले उस इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया। आगे उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया इस तरह से। जी, इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें ना, तो थोड़ा सा अजीबो गरीब सा कॉन्सेप्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स उसकी लैंग्वेज की वजह से हो जाता है। अदरवाइज चीजें बड़ी मजेदार तरीके से चल रही हैं। लेकिन मुझे बताएं होल्डर इन ड्यू कोर्स में कोई कंफ्यूजन या ओवरऑल? जी जी, ट्रांसफर तो कोई भी कर सकता है। नेगोशिएशन क्या, देखें कुछ अजम्पशंस होती हैं, आपकी किताब में इस दफा 2-3 अजम्पशंस पी गई। और assumption, एक assumption ये होती है कि every holder is assumed to be a holder in due course। जब तक के मेरे पास 15 बंदों से होके चेक आया है, जिस पिछले बंदे ने मुझे चेक दिया है, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं ये हमेशा assume करूंगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। यानी कि ये कॉमन assumption है कि एवरी पर्सन जो होल्डर, वो होल्डर ड्यू कोर्स है। इवन अगर एक चेक गुम भी हो गया ना, तो जिस बंदे के सबसे आखिरी साइन आ रहे हैं, मेरी assumption ये होगी कि आखिरी दफा उसके हाथ में था, चाहे वो 15 लोगों को दे चुका हो, लेकिन आखिरी साइन किसके हैं? उसके। तो हम ये अज्यूम करेंगे। तो कुछ अजम्पशंस होती हैं, जैसे डेट की अजम्पशन होती है, मैंने आपको ज़बानी बताया, जो डेट आ रही है ये अज्यूम किया जाता है कि उसी दिन क्रिएट हुआ है।
आपकी किताब ने इस दफा कुछ अजम्पशन छोड़ के बस 3 अजम्पशन हमारे सिलेबस में रहने दी। पहले 5 अजम्पशन होती थी और एक अजम्पशन के अंदर फर्दर बातें होती थी जो एसेंशियल कंसीडरेशंस हैं। तो होल्डर के बारे में अनलेस हमें कुछ पता हो, हम यही एज्यूम करेंगे कि वो नेक साफ सीरत इंसान है और उसके पास चीजें सही आ रही हैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट जब भी ट्रांसफर होगा मैं हमेशा कहूंगा नेगोशिएशन हुई है, अनलेस कि मुझे खास तौर पे पता हो कि एक बंदा बीच में बेईमान था। अगर बंदा बेईमान था बीच में तो मैं कहूंगा नेगोशिएशन नहीं हुई। पीछे वाला बेईमान था और आगे वाला बेईमान नहीं था और उसको नहीं पता था तो नेगोशिएशन हो गई है। तो आसान अल्फाज में नेगोशिएशन तब होती है जब पता ना हो बेईमानी का, तो ये समझा जाता है कि हर बंदा जो एंड होल्डर है उसके पास साफ टाइटल है। जी मेटीरियल अल्टरेशन से क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। ये मेटीरियल अल्टरेशन से क्या मुराद है? कल हमने बात की थी इंस्ट्रूमेंट में कोई बड़ी चेंज, उसकी डेट चेंज कर दें, टाइम चेंज कर दें, उसकी पेमेंट चेंज कर दें, उसके अंदर पार्टीज चेंज कर दें, कुछ भी ऐसा करें जिससे उस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग चेंज हो जाए, वो मेटीरियल अल्टरेशन है। इससे वो इंस्ट्रूमेंट अगर बगैर अप्रूवल की अल्टरेशन हुई है तो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाता है, वॉइड हो जाता है अगर बगैर इजाजत के है, और अगर बाहमी इजाजत से है तो चलता रहता है। हाँ, यानी कि जो भी पार्टीज हैं उनकी इजाजत से। जी एक दफा इसकी सामने लैंग्वेज भी देख लेते हैं। टर्म मेटीरियल अल्टरेशन इन रिलेशन टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इंक्लूड्स एनी अल्टरेशन ऑफ दैट डेट, द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, the place of payment, and where any such instrument has been accepted, generally the addition of a place of payment without the acceptor consent। acceptor ने कहा ओके ठीक है मुझे आके दे देना, मैं पैसे दे दूंगा, और एक बंदे ने बीच में खुद ही से लिख दिया गज्जू मत्ता में आके मेरे से पैसे ले जाना। उस बेचारे ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो अगर आप खुद ही से उसमें प्लेस डाल दें बगैर असल बंदे की इजाजत के, टाइम चेंज कर दें, डेट चेंज कर दें, अमाउंट चेंज कर दें, तो ये अल्टरेशन मेटीरियल अल्टरेशन है। अगर ये बगैर पूछे हुई है तो इससे वो इंस्ट्रूमेंट फारिग हो जाएगा। जी फिजिकल हजरात के फिजिकल सवाल। जी सर तो ये जो एसेंशियल्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, इसके फर्स्ट पॉइंट में जो व्हिच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल, जी जी इसका मतलब यही है ना, पेबल टू ऑर्डर। हाँ, जो ऊपर हेडिंग में आ रहा है, आपने लगता है कि लेक्चर मिस किया, मैंने सो के ऊपर बड़ी खास बात की थी। तो आप बता दो हाँ ऊपर वाला। हाँ, तो सो यानी कि अब जिस भी लाइन में लिखा होगा ना व्हिच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक ईमेल लिखी, उस ईमेल पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट फॉर पेमेंट लिखा, और नीचे लिखूंगा आई एम रेफरिंग टू द सेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं उस डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहा हूं जिसका मैंने जिक्र किया था। इस लाइन में मैंने कोई डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस लाइन से ऊपर हेडिंग में मैंने लिखा था पेमेंट वाला डॉक्यूमेंट, तो मैं कहूंगा इट इज रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट या सच डॉक्यूमेंट या सेट डॉक्यूमेंट। उसी तरह का लफ्ज है ये सो के ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो हम कहें विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जो वैसे पेबल हो जो हमने ऊपर जिक्र किया। जी सर इसका ये जो नीचे आ रही है लाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली, जी जी उसकी लाइन में इन अल्टरनेटिव टू वन और ऑफ टू और वन ऑफ आएगा ना यहाँ पे, वन ऑफ सम ऑफ सेवरल चाहिए। एक मिनट, किस जगह पे? जी सर इसी एसेंशियल्स में पहले वाले पॉइंट फर्स्ट पेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की एसेंशियल। जी यस ये आजम एंड बाबर वाले ऊपर वाली लाइन, आजम एंड बाबर, ठीक। वन ऑफ टू और वन ऑफ सम। एक मिनट देख लेते हैं। इट मे बी मेड पेबल इन द अल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू, दो में से एक, और वन और सम ऑफ सेवरल पेज, दो में से कोई एक या कई में से कोई एक या कुछ और। यानी अब दो में से तो कहना बहुत आसान है, दो में से एक। अगर ज्यादा हो तो बजाय इसके लिखते कि तीन में से दो या एक, चार में से एक या दो या तीन, तो उन्होंने लिख दिया सेवरल में से एक या कुछ। तो ये जुमला सही है, वो एक साथ बहुत सारे जमा के सीगे को कवर करना चाह रहे हैं। तो वन या सम, एक या कुछ, किन में से? बहुत सारे पेज में से। तो ये जुमला इस तरह से है। जी
अगर ड्रॉई के पास पैसे लेने जाए और वो कह दे जी फलाना बंदे से जाके ले लो, ड्रॉई की जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट उसने खुद करनी है, लेकिन अगर ड्रॉई और पेई के दरमियान ये तय पाए कि ड्रॉई का यार फलाना जगह पड़े हैं जाके ले लेना, तो ये अलाउड है अगर ये आपस में एग्री करते हैं। लेकिन अगर पेई एग्री ना करे तो ड्रॉई उसको पैसे अपनी ही लोकेशन पे देने का पाबंद है, क्योंकि ड्रॉई ने वादा किया। अगर ड्रॉई तंग करेगा तो फिर आप ड्रॉर के पास जाएंगे, लेकिन अगर आपस में बाहमी मुशावरा से तय पा जाए तो फिर मसला ही नहीं। हाँ, क्योंकि ड्रॉर की तो सेकेंडरी लायबिलिटी है। डन। ऑनलाइन में कोई सवाल नहीं आया, या तो ये डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं या इनका सवाल नहीं है। आप तक आवाज आ रही है ऑनलाइन में? डन। एक छोटी सी लाइन किताब में लिखी हुई है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इससे पहले कि आप समझेंगे को बहुत पेचीदा सी बात है, टाइम पूरा होने पे अगर पेमेंट हो जाए तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। वाह। पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द पेरेंट टेन्योर, वो जो उस पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है ना टेन्योर, जो टाइम लिखा हुआ है, उसके मुताबिक अगर पेमेंट हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट की इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच डू नॉट रेज डाउट्स ओवर इट्स टाइटल। यानी कि अगर जो उस पे टाइम लिखा हुआ था उस टाइम के मुताबिक जिस बंदे के पास एंड पे वो कागज था उसने वो कागज दिखाया और उसको पेमेंट मिल गई, और अजम्पशन वही पुरानी है जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, हमें कोई डाउट नहीं है कोई बेमानी शेमानी हुई है, कॉमन अजम्पशन है। अगर हमें पता होता है तो सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फारिग हो जाता है। तो हमने कहा कि उन हालात में जिसमें टाइटल के ऊपर डाउट नहीं है, आखिरी बंदा आया उसने कहा ये मेरे पास कागज है मैं इसका हकदार हूं, अगर हम ये मानते हैं कि वाकई हकदार है और उसको उस हकदार को सही टाइम पे पेमेंट मिल जाए तो मैं कहूंगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गई है। तो बहुत ही आसान अल्फाज में पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है टाइम पे पेमेंट हो जाना, जो भी उसका टाइम था उस पर पेमेंट हो जाना। डन। चलें जी, चेक की इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। जो लोग नहीं आए मुझे बहुत दुख है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो मिस किया है अल्लाह करे वो ऑनलाइन ले लें। चेक से रिलेटेड एक तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो चीज आपको पहले से पता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था। एक मेकर ने एक ड्रॉई को हुक्म दिया कि तुमने पेई को पैसे देने, ड्रॉर ने बनाया, ड्रॉई से साइन करवाया, वापस पकड़ा और उठा के दे दिया पेई के हवाले, और पेई को लिख के दे दिया कि मैं इसमें हुक्म दिया हुआ है ड्रॉई के नाम पे, और ड्रॉई ने एक्नॉलेज भी किया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है मिस्टर ड्रॉई तुमने इस बंदे को इसके कहने पे या एक टाइम गुजरने पे पैसे देने, ऐसे ही है। तो चेक भी तो यही चीज है, सिर्फ ड्रॉई की जगह कौन आ जाएगा? बैंक। बैंक वो शख्स है जिसने पैसे देने हैं ड्रॉर के, ड्रॉर ने बैंक के नाम एक हुक्म जारी किया, मिस्टर बैंक पे फलाना बंदा इतने पैसे, और फलाना बंदे के हाथ में चेक दे दिया। सिर्फ फर्क ये है कि वहां ड्रॉई से साइन करवाया जाता था, यहाँ हमारे पास बैंक की ऑलरेडी एक प्रिंटेड चेकबुक मौजूद होती है जिसपे ऑलरेडी उनका ठप्पा, उनका मोनोग्राम, उनकी सारी चीजें आ रही होती हैं। तो इसमें हम बैंक से दोबारा साइन नहीं करवाते, हम वो चेक काट के किसी और को दे देते हैं, तो बैंक हमारा ड्रॉई बन जाता है, और वो शख्स जिसको चेक दे दिया वो पेई बन जाता है, वो बैंक को जाके चेक देगा। बैंक पैसे ना दे तो सोचे वो चेक वाला बंदा किसके पास आएगा? ड्रॉर के पास। सीधी सी बात है, जिस बंदे ने चेक दिया था चेक कैश नहीं हुआ उसके पास आ जाएगा। तो चेक बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें दो खास बातें हैं। एक खास बात यह है कि ये हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें बाकी सारी चीजें नहीं है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट हमेशा। दूसरा, इसमें ड्रॉई हमेशा एक बैंक है, बैंक के अलावा कोई नहीं है। देखते हैं चेक। चेक की डेफिनेशन, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वेरी गुड। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ हो रहा है एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें दो खास बातें हैं, ड्रॉई हमेशा बैंक है, किसी खास बैंक के ऊपर ये ड्रॉ किया जा रहा है, और नंबर टू ये ऑन डिमांड ही होता है। किताब को शौक है तकलीफ देने का, डेफिनेशन को शौक है तकलीफ देने का, दो नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किए, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। पता है इसका आसान तर्जुमा क्या बनता था? एन एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। उन्होंने कहा ये नहीं होगा डिमांड के अलावा कुछ, डिमांड के अलावा कुछ हो ऐसा हो सकता नहीं।
वो नहीं, वो गाने भी होते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा कि ये डिमांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या शायराना सी डेफिनेशन है, चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी खास बैंक पे है और ये डिमांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सीधा सीधा लिख दो कि ये डिमांड है, तड़का लगाने की जरूरत क्या है, कानून है ना। उन्होंने कहा जरा पेचीदगी तो हो, डेफिनेशन है। तो अब डेफिनेशन समझ आ रही है, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो टेक्निकली ऐसे होना चाहिए था, एक्सप्रेस टू बी नॉट और अदरवाइज देन, दोनों को फारिग कर दिया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। एंड लेकिन आप कर नहीं सकते, डेफिनेशन है, इसको हूबहू याद करना है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि डेफिनेशन ने परेशान नहीं करना आपको, ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। तीन चीजें, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर जिसने चेक बनाया, ड्रॉई वो बैंक, और पेई जिसको पैसे मिलने हैं। ले जी, कागज आपके सामने आ गया, उसी तरह से इस पे तारीख आ रही है, लेकिन इस पे ये नहीं लिखा हुआ इतने दिनों बाद इस तारीख के, बस जो तारीख आ रही है वो तारीख इसकी डिमांड डेट। बैंक का नाम आ गया, पे, यहाँ पे आप बंदे का नाम लिखेंगे और आगे उन्होंने खुद ही ऑप्शन दे दिया और बेरर। आप बेरर नहीं बनाना चाहता, आप इसको ऐसे गीची मिची कर दें। आप यहाँ पे अगर एक बंदे का नाम लिखते हैं तो बैक साइड पे वो साइन करके इसको आगे ट्रांसफर भी कर सकता है। रुपीज इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ रुपीज मैथ में लिखेंगे, न्यूमेरिकल में। अकाउंट नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा होता है बैंक की तरफ से, एक फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे सिग्नेचर में आप जो है वो ऐसे करके अपने साइन कर देते हैं। लें जी, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर दिया हमने। एलिमेंट्स क्या होंगे एसेंशियल? खुदा ना खास्ता हम कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे। इन राइटिंग होगा, ऑर्डर टू पे है, डेफिनेट अनकंडीशनल है, साइन बाय ड्रॉर है, सर्टेन पार्टीज हैं, सर्टेन सम होगा, मनी ओनली होगा। दो सिर्फ नई बातें नजर आई, बाकी सारे वही वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वाले। कुछ नया नहीं पढ़ रहे आपने, चेक के इस सफे को नया नहीं काउंट करना, बस वही बिल ऑफ एक्सचेंज वाली बातों में दो बातें जहन में रखनी है, डिमांड होगा हमेशा और बैंक होगा। तो नहीं कहा ये हमेशा बैंक पे ड्रॉ होगा और हमेशा ये डिमांड होगा। A check itself does not mean that party has received payment. The party has to present it to bank for cash collection. किसी को चेक मिल गया, चेक उसके हाथ में आ गया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसको पेमेंट हो गई है, उसको बैंक लेके जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब ये बैंक लेके जाना पड़ेगा क्या चीज है, इसके ऊपर अब हमने बात करनी है। ओए हुए, वो डायग्राम, एक मिनट, नहीं मैंने एक बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनाई हुई है, वो दोबारा बनाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं उसे अभी पकड़ता हूँ, यहीं कहीं फिर रही होगी। कुछ ऐसा समझाना है जो किताब ने समझाया नहीं है, लेकिन जिसको समझने के बाद आगे के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। जैसे बाबे की कहानी तो किताब ने नहीं बताई थी, इसी तरह से चेक से रिलेटेड भी एक डायग्राम है। मेरी डायग्राम मुझे वापस मिल गई, मेरी स्लाइड मुझे वापस मिल गई। ये स्लाइड हम लेके जाते हैं अपनी स्लाइड पे। हाँ, लाइट्स ऑफ कर। इस वक्त एक कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर आगे चेक में कोई भी लाइन आपको दिक्कत नहीं देगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बंद कर दें, मैक्सिमम लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी जरूरी है। वो वाली भी बंद कर दें, ठीक है। समहाउ एक मुनासिब विजिबिलिटी है इसकी। और मैं काम करता हूं, मैं यहां से लेजर सिलेक्ट कर लेता हूं। वाजिब प्रोसेस समझना है। अब ये आपको प्रैक्टिकली आपके लिए भी प्रोसेस बड़ा अच्छा है समझने के लिए। किताब में ये प्रोसेस नहीं दिया हुआ, लेकिन वो अल्फाज दिए हुए हैं जिसके बाद आप परेशान रहेंगे कि ये क्या बात हो रही है, किस तरह से। मिस्टर ए और मिस्टर बी, आपको याद है हमारे वो पुराने कैरेक्टर्स जो एक दूसरे से पता क्या खरीदते थे? ऑरेंजेस खरीदते रहते थे एक दूसरे से। ए ने बी से ऑरेंजेस खरीदे और ए ने बी को ऑरेंजेस की पेमेंट कर दी। ए ने ये पेमेंट की है चेक के थ्रू। अब सोच के बताएं, ए ड्रॉर है या ड्रॉई है?
ड्रॉर। ए ने चेक बना के दिया है, किसको चेक बना के दिया? बी को चेक बना के दिया, बी पे ही है। अच्छा, ए का जो बैंक होगा वो क्या कहलाएगा? वो ड्रॉई कहलाएगा। ए का जो बैंक है वो कहलाएगा ड्रॉई। तो इस वक्त मैंने 3 कैरेक्टर्स आपके सामने रखे, ये मिस्टर ए ड्रॉर है, मिस्टर बी पेई है जिसने चेक रिसीव किया है, मिस्टर ए ने चेक साइन किया है, और ए का बैंक जो है वो ड्रॉई है। अभी आपने बाकी चीजों को इग्नोर कर देना है। पेई के हाथ में चेक है, चेक के साथ ये दो में से कोई एक काम कर सकता है। ये जो चेक उसको मिला है इसके साथ वो दो में से एक काम कर सकता है, या तो चेक को कैश करा ले। कैश कराने का मतलब है बैंक को जाके कागज पेश करे और बैंक से पैसे ले ले। दूसरा तरीका क्या है? अपने अकाउंट में जमा करा दे। ये दो अलग अलग बातें समझ आ रही हैं? एक तरीका ये है कि चेक पेश करें बैंक को और बैंक से कहें भाई चेक पे लिखा है पैसे दे, दो पैसे। दूसरा तरीका, अपने बैंक को जाके कहे ये चेक पकड़ो मेरे अकाउंट में डाल दो, तो बैंक कहेगा ये तो कागज है, पैसे तो है नहीं। तो आप कहेंगे भाई मेरा मसला हल हो गया, मैंने आपको कागज दे दिया, अब आप खुद ही से ही उस बैंक से पैसे रिसीव कर लें। तो इसका मतलब है चेक के साथ दो काम हो सकते हैं, या उसको एनकैश कराया जा सकता है या उसको डिपॉजिट कराया जा सकता है। ये दो एरोज हैं, या उसे एनकैश कराया जा सकता है या उसे डिपॉजिट। ये जो आप एनकैश कराते हैं ना, इसके लिए लॉ वर्ड्स इस्तेमाल करता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर आप उसको प्रेजेंट, कैश कराने के लिए आपको उसी बैंक के पास जाना पड़ेगा जिस बैंक का कैश चेक है। आप उसी ड्रॉई के पास जाएंगे, आप कहेंगे देखो तुम्हारे पास अकाउंट होल्डर ने लिखा है कि पे 10 लाख रुपए टू दिस पर्सन, ये कागज पकड़ो और मुझे 10 लाख रुपया नकद कैश हाथ में इस वक्त चाहिए। अगर तो आपको वो चेक के अगेंस्ट कैश चाहिए तो फिर आपको उसी बैंक के पास जाना पड़ेगा जो कि ड्रॉई है, जो कि ड्रॉर का बैंक है। ए के बैंक के पास जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं एनकैश करवा लिया, इसको कहते हैं ओवर द काउंटर आपने काम कर लिया, ओवर द काउंटर। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है कि आप उसे डिपॉजिट करा लें। कहां डिपॉजिट कराएं? अपने बैंक के पास, यानी कि बी का बैंक। बी के बैंक ने आपसे, बी से चेक कलेक्ट किया, इस बैंक को हम कहेंगे कलेक्टिंग बैंक, क्योंकि एक बंदे से ये चेक कलेक्ट कर रहा है और फिर इसने असल वाले बैंक से पैसे कलेक्ट करने हैं। अब ऐसे में आपका बैंक था हबीब बैंक, उसका बैंक था एमसीबी, आप थे पेमेंट रिसीव करने वाले बी। आपने चेक उठा के अपने हबीब बैंक में जमा करा दिया कि भाई ये एमसीबी का चेक है, ये मेरे अकाउंट में ऐड कर दो। तो फिर हबीब बैंक वाले वो चेक लेके जाएंगे एमसीबी के पास। एमसीबी वाले देखेंगे कि क्या अकाउंट में, मिस्टर ए के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। अगर पैसे पड़े हुए हैं तो उस पर साइन करके ओके कर देंगे और अपने पास डेबिट क्रेडिट कर देंगे दोनों बैंक एक दूसरे को। ये फिजिकल कैश देना चाहें तो फिजिकल कैश भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर बैंक एक दूसरे को क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट। ये कहेगा अच्छा जी मैं आपके नाम पर पेबल बुक कर लेता हूँ, उसने कहा मैं आपके नाम पे रिसीवेबल बुक कर देता हूँ। क्योंकि दिन में शायद सैकड़ों चेक एमसीबी के पास हबीब बैंक के आते हो और हबीब बैंक के पास शायद एमसीबी के आते हो, तो बजाय इसके कि ये पैसों गोल गोल घुमाते रहे, ये एंट्रियां गोल गोल घुमाते हैं। तो ऐसे में हबीब बैंक ने चेक भेजा एमसीबी के पास, एमसीबी ने ओके करके वापस कर दिया। जब हबीब बैंक को कंफर्म हो गया कि हाँ भाई उसने, उनके पास पैसे पड़े, उन्होंने ओके कर दिया और उन्होंने मेरे नाम का एक पेबल बुक कर लिया, तो हबीब बैंक ने अपने कस्टमर के अकाउंट में वो अमाउंट ऐड कर दिया। ये जो हरकत हुई है हबीब बैंक से वहां तक का सफर और वापस आया, इसको हम बैंकिंग की जबान में कहते हैं क्लियरिंग करवाई। तो या तो आप चेक कैश होने के लिए जमा करा देते हैं या आप क्लियरिंग के लिए जमा करा देते हैं। कैश करने के लिए आपको ऑन द स्पॉट उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं ओवर द काउंटर। वहीं काउंटर पे बैठे बैठे आपने कागज पेश किया और आपने पैसे पकड़ लिए, ये कहलाता है चेक को कैश करवाना या ओवर द काउंटर। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएं तो वो कहलाता है कि आपने डिपॉजिट कराया और अब उसकी क्लियरिंग होगी, आपका बैंक उस बैंक से कंफर्म करेगा और फिर आपके अकाउंट में ऐड करेगा। इस प्रोसेस में सेम शहर के अंदर 1 से 2 दिन लग सकते हैं, दूसरे शहर के अंदर 3-3 दिन लग जाते हैं। सेम बैंक को तो सेम टाइम पे भी हो जाता है, क्योंकि अगर वही बैंक है ड्रॉर का भी और वही ड्रॉई का भी, तो उसके पास तो दोनों का अकाउंट आ रहे होते हैं, वहीं से देख के डेबिट क्रेडिट सीधा कर लेता है। ये भी क्लियरिंग में ही आएगा, क्योंकि हो तो क्लियरिंग रही है ना। देखें, जब मैं एक इंसान चेक दिखा के पैसे हाथ में पकड़ूं तो ये कहलाएगा इनकैश। लेकिन अगर मैं चेक नामी कागज जमा करा दूं और ऑटोमेटिकली उस वक्त या 1-2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे ऐड हो जाए तो ये डिपॉजिट है। डिपॉजिट करा लिया और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्लियरिंग। तो अगर आपने चेक की सिक्योरिटी बढ़ानी हो
आप ये चाहते हो भाई मेरा चेक है यहाँ पड़ा हुआ किसी बच्चे को मिल गया, वो फौरन से जाके जमा करा के पैसे लेके भाग गया। जो जमा करा के पैसे लेके भाग जाएगा कागजों में निशान भी नहीं आएगा उसका, बेरर था, ले गया ना, उसका नाम आया कहीं, उसने कागज दिखाया, पैसे लिए और भाग गया। लेकिन अगर इस चेक में मैं कुछ ऐसा फीचर ऐड कर दूं कि ये सिर्फ बैंक में ही जमा हो सकता है, तो अगर एक बच्चा लेके भी जाएगा तो उसको लाजमी अपने बैंक में जमा कराना पड़ेगा। जब बैंक में जमा कराएगा ऑनलाइन ट्रैक आ जाएगा कि किस बंदे ने ये वाला चेक नंबर कौन से अकाउंट में जमा कराया है। तो कल को जब मैं क्लेम करूंगा कि मेरा चेक चोरी हुआ है या सारा कुछ है, तो उसको ट्रेस करना आसान होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने चेक की सिक्योरिटी बढ़ा दूं कि मेरा चेक अगर गुम भी हो जाए तो गलत हाथों में भी पहुंच जाए तो भी उस बंदे को पकड़ना आसान हो, तो मैं उसको क्रॉस कर दूंगा। चेक के किनारे पे ये जो आपने चेक देखा है, चेक पे यहाँ पे हम डबल लाइंस लगा देते हैं या 2 लाइंस लगा देते हैं या उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिख देते हैं। ये हम अपने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देख रहे होंगे कि वो वर्ड्स कैसे लिखते हैं और वो क्या काम करना है। तो हम चेक को जब क्रॉस कर देते हैं ना, डबल लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब है उस चेक से मैंने उसका एक फीचर छीन लिया, ओवर द काउंटर का फीचर छीन लिया। वो चेक अब कैश नहीं हो सकता, वो चेक सिर्फ मतलब बैंक से पैसे मांग सकता है, इंसान बैंक से पैसे नहीं मांग सकता। इसका मतलब है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग में जाएगा, वो एनकैश नहीं होगा। तो ये जो हरकत है जो मैं करूंगा वो कहलाती है कि मैंने उसे क्रॉसिंग कर दी। जी, अब अगेन ये बैंक वालों ने आज के दौर में ज्यादा सियाने होके, हम बात कर रहे हैं 1881 के कानून की, आज के दौर में बैंक थोड़ा सा सियाना हो गया है, जो कैश कराने भी जाता है उससे भी आईडी कार्ड की कॉपी ले लेते हैं, फिर भी उसमें भी उनकी लिमिट होती है कि इतने से ऊपर हो। कुछ जगह कुछ बैंकों का प्रोसेस होता है, एक दफा कॉल कर लेते हैं बंदे को, हाँ भाई आपका चेक कैश होने के लिए आया है, कर दें इसे कैश। ये डिपेंड करता है कि उस बंदे की ट्रांजैक्शंस कितनी है, ये डिपेंड करता है कि चेक की अमाउंट कितनी है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा जो है वो कितना कॉन्फिडेंट है या किस तरह से। तो ये बैंक की पॉलिसीज में है, कुछ लोग कॉल करते हैं, कुछ बैंक कॉल नहीं करते, कुछ आईडी कार्ड लेते हैं, कुछ आईडी कार्ड नहीं लेते। स्टेट बैंक काफी पीछे पड़ा हुआ है, वो कहता है जी इतने से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे आपने आईडी कार्ड भी लेना है। अब अगेन वही बात है कि चूंकि हम 1881 में पढ़ रहे हैं, तो 1881 वालों ने जो सेफ चीज बताई वो ये थी कि आप इसको क्रॉस कर लें। हाँ, अगेन वही बात है कि अब स्टेट बैंक बहुत ज्यादा सख्त हो गया ना, क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग के मसले बहुत ज्यादा हो गए, गलत सोर्स का पैसा गलत तरीके से, तो वो कहते हैं भाई कहाँ से आया है, किस तरह से, जो जमा करा रहा है उसका तो वो कल को पता लग, कल को असल बंदा क्या है पता नहीं किसने जमा करा दी, मेरा क्या ताल्लुक। बेनामी पैसा अगर आया हो और वो बाद में मुकर जाए तो फिर किसको पकड़े। तो इसलिए बैंकों ने अब अपने आप को अपग्रेड कर लिया, लेकिन ये जहन में रहे कि हम 150 साल पुराने कानून की बात कर रहे हैं। तो 1881 में उन्होंने एक टोटका निकाला था कि आप चेक को क्रॉस कर दें। चेक क्रॉस कहते हो कैसे होता है, उसकी बाकी सारी बातें क्या है वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या पढ़ के आएंगे जी? जी बिल्कुल, असल में बात ये कि कॉमनली मार्केट में जो भी नॉर्म्स पाई जाती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं मानता। उसने आपको तरीका बता दिया, लेकिन क्या होता है कई दफा बिजनेसमैन एक दूसरे से कहते हैं नहीं यार इस चक्कर में मत पड़ना, खामखा मुझे भी हिसाब किताब देना पड़ जाएगा। वो चेक को क्रॉस नहीं करवाते, अपने किसी मुलाजिम को भेजते हैं जिस मुलाजिम की तनख्वाह 12-13 हजार होती है, अगर उसका आईडी कार्ड की कॉपी रख भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ों रुपए की कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। जो कैश की ट्रांजेक्शन है उसका आना जाना भी इतना ज्यादा ट्रैक नहीं होता। तो अक्सर बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, लेकिन हम उनसे बरी जिम्मा बेजार है, हम बारात का ऐलान करते हैं। चेक में अब आप लोगों ने क्या पढ़ना है, पहला सफा जिसपे चेक का फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर किताब दिखाएं तो अगले सफे पे एक टेबल पड़ा हुआ है, अगर आप शौक से पढ़ना चाहें तो बड़ा मजे का टेबल है। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का फर्क बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप पढ़ेंगे, आगे से अभी आपने पढ़ना नहीं है, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। जब हम अगले दिन इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ताला तो हम चेक को खत्म करने की पोजीशन में होंगे। अब मंडे को टेस्ट जाहिर होगा, किसका होगा टेस्ट ये भी आपको पता है, सिर्फ नेगोशिएट। भाईजान हमने 2 दफा टेस्ट कर लिए हैं उनके, कोई बात नहीं, रिवीजन क्लास में कर लेंगे। जो चल रहा है वो भी तो जरूरी है ना। आप पिछला टेस्ट दोबारा दे दीजिएगा, पिछले टेस्ट में कितने नंबर है अभी मिला नहीं, चलें ठीक है जी। तो अगेन मतलब मैं कोई आज नई बात नहीं कर रहा, हर दफा हम ऐसे ही करते हैं। तो मंडे को आपका टेस्ट है,
और ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इंशाल्लाह ट्यूसडे वेडनेसडे जी 12 दफा आगे 200 हो गया, ठीक है, लास्ट में ऑलरेडी ड्यू कोर्स आ गया, हाँ वो आगे कुछ से 12 बंदे हैं, वो सारे भी मसूम ही हैं, ठीक है, लास्ट वाले बंदे ने पहला बंदा उसने कब तक किया, हाँ 5 साल का बंदा, तो फिर अगर 12 में हमने केस कर सही करा, बस राइट टाइम वो ऐसे रखने जाएंगे। देखिए बात यही है कि अगर आपके पास आप मासूम थे और आपने एक चेक पकड़ा और फॉरवर्ड किया और वो चेक में कल को गड़बड़ निकल आई